हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। लास्ट सेशन में आपने देखा भाग 16 तक। इस सेशन में हम देख रहे होंगे संविधान के अंतिम चैप्टर्स को, भाग 17, भाग 18, भाग 20 और भाग 21। अब इन भाग को देखें तो भाग 17 जुड़ा हुआ है राजभाषा से, भाग 18 जुड़ा हुआ है आपातकाल से, और यह जो हम भाग देख रहे हैं सभी बेहद महत्वपूर्ण हैं। जिसमें आप देख रहे होंगे भाग 20 को जो संविधान संशोधन से जुड़ा है, भाग 21 को जो कि विशेष राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो शुरू करते हैं भाग 17 को। भाग 17 जो कि जुड़ा हुआ है राजभाषा से। राजभाषा से जुड़ी हुई अनुसूची है 8वीं अनुसूची में भाषा के प्रावधान हैं। जब देश का संविधान लागू हुआ तो उस समय 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची में दर्ज थी। उसके बाद 21वें संविधान संशोधन से एक भाषा को जोड़ा गया, फिर 71वें से 3 को जोड़ा गया, फिर 92वें संविधान संशोधन से 4 भाषाओं को, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया, जिससे 8 भाषाएं और अनुसूची 8 में जुड़ गई। तो वर्तमान में अगर देखें तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। इसमें याद रखिए, इसमें 2 बड़ी भाषाओं को शामिल नहीं किया गया है, एक अंग्रेजी और दूसरा राजस्थानी। इस बात को इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, जिसमें से 22 8वीं अनुसूची की भाषाएं हैं और 2 अंग्रेजी और राजस्थानी अलग हैं। यह बात याद रखिए। इसमें जो आर्टिकल हैं वो 343 से लेकर 351 तक है। और 343 आर्टिकल 343 क्या कहता है? भारत की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है भारत की? वह है हिंदी। तो भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। आर्टिकल 350 क या 350A, यह जो आर्टिकल है यह एक तरह से डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ा हुआ सा लगता है। क्यों? क्योंकि यह सरकार को कहता है कि सरकार ऐसा प्रयास करेगी। और केवल यही नहीं, 351वीं व्यवहारिकता में डीपीएसपी जैसा है। क्या है? 350 का क्या कहता है कि सरकार प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में लेने का अधिकार किसको देगी? बच्चों को। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को उसकी मातृभाषा में एजुकेशन दिलवा सकता है। मातृभाषा यानी मदर टंग। अगर कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति तमिलनाडु में रहता है तो वह वहां पर हिंदी को प्रेफर कर सकता है तमिल के मुकाबले। यह 350 का कहता है। आर्टिकल 351 क्या कहता है? आर्टिकल 351 कहता है कि भारत सरकार हिंदी के विकास के लिए प्रयास करेगी। कुछ ऐसे कार्यक्रम, कुछ ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करेगी जो हिंदी के विकास में सहयोगी होंगे। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। और 7 से 14 सितंबर के बीच जो पखवाड़ा होता है उसे हिंदी पखवाड़ा के विषय में भी बोला जाता है। अब देखते हैं भाग 18, बहुत महत्वपूर्ण है, आपातकाल। आपातकाल के जो प्रावधान हैं हमने जर्मनी के संविधान से लिए हैं। आपातकाल के प्रावधान 352 से 360 के मध्य हैं। 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी एक विवादित मुद्दा रहा है लंबे समय तक। इसमें अगर देखें तो मूल संविधान में 352 जो था उसमें राष्ट्रीय आपातकाल था, और राष्ट्रीय आपातकाल को 3 आधारों पर लगाया जा सकता था: युद्ध, बाह्य आक्रमण, और तीसरा था आंतरिक अशांति। यानी कि आप समझिए कोई भी व्यक्ति या डिस्टरबेंस पैदा करता है या एक समूह, तो इमरजेंसी लगाई जा सकती थी। और इसी आधार पर 25 जून 1975 को मैडम इंदिरा गांधी सरकार ने देश भर में इमरजेंसी लगाई। और इसको बाद में आंतरिक अशांति के स्थान पर एक नया क्लॉज जोड़ा गया, उसको हटाकर, और 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा वहां आंतरिक अशांति के स्थान पर अब नया आधार बनाया गया है
और वह है सशस्त्र विद्रोह। क्या है? सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रिबेलियन। तो तीन अगर हम देखें तो राष्ट्रीय आपातकाल के आधार क्या हुए? तीन आधार हुए, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तीन आधारों पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है और इमरजेंसी का प्रस्ताव जब राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाएगा तो उस पर कैबिनेट उस पर अपना क्या है? सहमति दर्शाए। कैबिनेट शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं था, यह 44वें संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में आया और यह बात करता है कि जब भी इमरजेंसी आपातकाल का प्रस्ताव राष्ट्रपति जी के पास जाएगा तो उस प्रस्ताव को पहले कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और इमरजेंसी जब भी लगाई जाएगी, इमरजेंसी की घोषणा के 1 महीने में उसे संसद के दोनों सदनों से पास करवाना होगा। अगर वह पास हो गई तो राष्ट्रीय आपातकाल देश भर में लागू हो जाएगा और यह कैबिनेट की सलाह आवश्यक है इस प्रस्ताव के लिए। और इमरजेंसी घोषित कौन करते हैं? तो इमरजेंसी घोषित करते हैं राष्ट्रपति। कौन घोषित करते हैं? राष्ट्रपति। तो आप समझिए 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधारों पर लग सकती है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। समझ में आया? अब अगला 356 यह बात करता है राज्य आपातकाल की। किसकी बात करता है? राज्य आपातकाल। यदि राज्य में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट पर या राज्यपाल की रिपोर्ट के अलावा भी राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं और राज्यपाल अगर राज्यपाल की रिपोर्ट आती है तब भी, नहीं आती है तब भी, राष्ट्रपति यह समझते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था सही नहीं है तो वह राज्य में राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं और जैसे ही राष्ट्रपति घोषणा करते हैं उसे बोलते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है और इस कंडीशन में वहां कोई भी मुख्यमंत्री हो वह अपना पद छोड़ देता है और दूसरा वहां का विधानमंडल भंग हो जाता है और नई विधानसभा चुनने तक राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा वहां उस राज्य का शासन चलाते हैं। तो राज्य आपातकाल जिसे हम क्या बोलते हैं? राज्य में राष्ट्रपति शासन 2 माह में संसद से पास करवाना होता है। न्यूनतम 6 माह के लिए लगता है और अधिकतम 3 वर्ष के लिए। न्यूनतम 6 माह के इसलिए कि राष्ट्रपति शासन अगर लग रहा है तो समझिए आपको 6 माह के अंदर आपको चुनाव करवा लेने चाहिए। नई विधानसभा का चुनाव होगा और जो सरकार बहुमत में आएगी वह मुख्यमंत्री उसका होगा। अधिकतम इसको खींचा जा सकता है 3 वर्ष के लिए, अधिकतम 3 वर्ष के लिए, याद रखिए। और सबसे पहले राज्य आपातकाल किस राज्य में लगा? तो सबसे पहले प्रथम बार जो लगा वह लगा पंजाब में। पंजाब में कब लगा? 1951 में, 1951। सबसे अधिक कब किस राज्य में लगा है? तो सबसे अधिक लगा है यूपी में। उत्तर प्रदेश कितनी बार? 10 बार। तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा पंजाब में और सबसे अधिक बार लगा उत्तर प्रदेश में 10 बार। अगला 360 समझिए, अगर देश के हालात ऐसे हो जाएं कि वह अपने गुजारा भत्ता, गुजारा खर्चा भी न निकाल पाए। दूसरा, जैसे आप समझिए वर्तमान में पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वह देश दिवालिया होने की कगार पर है, सॉल्वेंसी। और अगर ऐसी स्थिति आती है दिवालिया यानी कि सरकार अपने खर्चे नहीं चला पाती तो उस स्थिति को बोलते हैं वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं और ऐसे प्रस्ताव को सरकार को 2 माह के अंदर संसद में पास करवाना होता है। 2 माह में संसद से इस प्रस्ताव को पास करवाना होगा और यह एक ऐसा अनुच्छेद है जिसका प्रयोग आज तक 1950 से आज तक 2023 तक नहीं हुआ है। एक भी बार इस अनुच्छेद का प्रयोग नहीं हुआ। ये बात आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा अनुच्छेद जिसका अभी तक, भारतीय संविधान का ऐसा अनुच्छेद जिसका अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है, तो आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, याद रखिएगा इसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये थे आपातकाल से जुड़े उपबंध। अब देखते हैं भाग 20 संविधान के संशोधन से, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
यह जो शक्ति है, यह जो प्रावधान है, यह हमने कहां से लिए हैं? तो यह हमने लिए हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। किस देश से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आर्टिकल 368 इसमें अकेला आर्टिकल है जो बात करता है संविधान के संशोधन की। संविधान के संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति पर ही सदन में आता है और वह सदन, समझिए, संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले लोकसभा में लाया जाएगा या फिर राज्यसभा में, ऐसा भी हो सकता है पहले राज्यसभा में लाया जाए और फिर लोकसभा में, किंतु लाने से पहले आपको किससे? राष्ट्रपति जी से अनुमति लेनी होगी। दूसरा, सदन का 2/3 बहुमत, सदन का 2/3 बहुमत आपके पास होना चाहिए। यानी प्रेजेंट में अगर वहां 300 मेंबर मौजूद हैं लोकसभा में, तो 201 मेंबर्स का आपके पास बहुमत होना चाहिए, तब आप उस विधेयक को पास करवा पाएंगे। ऐसे प्रावधान में याद रखिए, संविधान संशोधन में कभी ज्वाइंट सिटिंग, आर्टिकल 108 में पढ़ाया था, संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। संविधान संशोधन और धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। आप आम विधेयक में कर सकते हैं, मगर धन विधेयक, क्योंकि उसमें राज्यसभा वोट ही नहीं करती, तो उसमें नहीं हो सकती। और संविधान संशोधन में दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से आपको पास करवाना होगा। और संविधान संशोधन का जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, यह बात याद रखिएगा। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और यह बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी संविधान के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह उठता है, उसको समझने को, उसकी भाषा को समझने को या किसी कानून को समझने को, तो उस पर कम से कम 5 मेंबर की पीठ सुप्रीम कोर्ट में बैठती है। मिनिमम 5 मेंबर की बेंच बैठेगी। 5 से कम नहीं, 5 से अधिक हो सकते हैं मेंबर्स, किंतु 5 से कम जज नहीं बैठ सकते, ये बात याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति की अनुमति पर विधेयक आता है, दोनों सदनों का 2/3 बहुमत अलग अलग पास करवाना होता है, दोनों सदन से अलग अलग, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। और संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, यानी 108 आर्टिकल लागू नहीं होता है। दूसरा, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। यह था भाग 20। भाग 21, भाग 21 क्या था? जब देश आजाद हुआ था तो हर राज्य की अलग अलग स्थितियां थी। कुछ विशेष राज्य थे, कुछ विशेष राज्यों जो मिले भारत में, वह अलग अलग कंडीशंस में मिले। कहीं पर रियासतें थी तो कहीं पर अलग जियोलॉजिकल कंडीशंस थी। अगर जम्मू कश्मीर को देखें तो वहां रियासत भी थी और जियोलॉजिकल कंडीशंस भी ऐसी हैं कि वो जो है एक पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास है और वहां की जो एनवायरमेंट पोजीशन है, पर्यावरण भी अलग है, तो वहां के हालात अलग हैं। आप अगर देखें तो सिक्किम के हालात अलग हैं, तो इनके लिए विशेष उपबंध किए गए। किंतु याद रखिए, ऐसे उपबंधों को नाम पहले दे दिया गया। भाग 21 में जो नाम है वह है अस्थाई, नॉट अस्थाई। अस्थाई प्रावधान है, वक्त के साथ बदले भी जा सकते हैं, संक्रमणकालीन, उस समय के दौर के। और विशेष उपबंध, हाँ विशेष उपबंध है, किसी राज्य को विशेष शक्ति देते हैं। और यह भाग 21 में उपबंध है 369, 369 से 392 तक। 370 बात करता है जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध। जैसे 5 अगस्त 2019 को क्या कर दिया गया है? रोक लगा दी गई है। 5 अगस्त 2019 को माननीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक विधेयक पेश किया गया और उसमें कहा गया, इससे पहले की स्थिति यह थी कि जम्मू कश्मीर में केवल भारत के संविधान का आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 लागू होता था और जम्मू कश्मीर का विशेष संविधान था। अगर इसे देखें तो जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध, तो ये बात करता है 370 में। फिर 371 बात करता है महाराष्ट्र व गुजरात के लिए विशेष उपबंध, महाराष्ट्र व गुजरात के लिए विशेष उपबंध। फिर 371 नागालैंड के लिए विशेष उपबंध, नागालैंड जो राज्य है उसकी स्थिति को देखते हुए उसके लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। और यहीं पर नागालैंड और असम पर एक बात मुद्दा उठता है बोडोलैंड का, बोडोलैंड। 371 बी बात करता है असम राज्य के विशेष उपबंध की। 371 सी मणिपुर के लिए विशेष उपबंध। 371 डी आंध्र प्रदेश। 371 एफ सिक्किम के लिए विशेष उपबंध। 371 एफ
सिक्किम के लिए, और इसमें हमने देखा था 35वां और 36वां संविधान संशोधन। 371 जी मिजोरम के लिए विशेष उपबंध, और 371 एच अरुणाचल के लिए विशेष उपबंध, और 371 आई गोवा के लिए विशेष उपबंध। तो यह भाग 21 है और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। कुछ चीजों को समझना होता है तो कुछ चीजों को याद भी करना होता है, ऐसा नहीं कि याद नहीं, थोड़ा बहुत याद तो करना पड़ेगा। तो यह आपका रहा पॉलिटी। उम्मीद है यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा और बहुत उपयोगी जानकारी आप इसमें ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए प्लीज वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्कार।